एक गांव में करोड़ी मल नाम का बड़ा मक्कार जमींदार रहता था। आज सुबह सुबह जब वो अपने खेतों में कुर्सी बिछाए बैठा था कि गांव का एक किसान दीनू उसके पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जमींदार बड़ी अकड़ से उससे बोला, सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत दिखाने के लिए क्यों आ गया दीनू? जा यहाँ से। तुझसे एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ करोड़ी मल साहब, ये छोटी सी जमीन ही मेरा सहारा है, उसे भी आप ले लोगे तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। तू खत्म हो जाए या मर जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लेते वक्त नहीं सोचा था तूने? जब पैसे देने का नंबर आया तो रोकर दिखा रहा है। मैंने तो आपसे बहुत थोड़ी रकम ली थी जमींदार साहब, मुझे क्या पता था कि आप उस छोटी सी रकम में इतना भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरी पूरी जमीन ही छीन लेंगे। तेरी इस बकवास से कोई फायदा नहीं होने वाला, समझा? तूने सादे कागज पर अंगूठा लगाया है। तयशुदा वक्त पर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरी जमीन अब मेरी हुई। चल भाग यहां से, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। करोड़ी मल गुस्से में घर आ गया। घर आकर उसकी बीवी ने उसे पनीर और दही मंगवाने का फरमान सुना दिया। करोड़ी मल के घर में एक नौकर था जो बड़ा ही बेवकूफ था। उसकी बेवकूफी की वजह से जमींदार करोड़ी मल उसे भोंदू कहकर बुलाता था। करोड़ी मल चीख चीख कर भोंदू को आवाज लगाने लगा, भोंदू, अरे भोंदू, अरे अब कहां मर गया तू? चीख चीख के मेरा हलक सूख गया, लेकिन तेरे कान है या कोई चूहे का बिल जो मेरी आवाज तो सुन नहीं पा रहा? जमींदार की बात सुनकर भोंदू दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, मैं यहीं तो था। अबे यहाँ के बच्चे कहाँ था है? मैं तुझे कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। अगर इससे ज्यादा तेज आवाज लगाता तो शायद मेरी आवाज ही चली जाती। गलती हो गया मालिक, मैं दौड़ता हुआ मैं आप ही के पास आ रहा था मालिक। अबे तो आवाज नहीं दे सकता था? मैं दूसरे कमरे में सफाई कर रहा था मालिक, वहां से मुझे थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता, मतलब ऊंची आवाज में। अरे तो बोल नहीं सकता था क्या है? देख नहीं रहा, चीखते चीखते मेरी हाफी चढ़ गई। मालिक, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आपको ऊंची आवाज पसंद नहीं, तो आप ही बताइए मैं ऊंची आवाज में आपको कैसे आवाज लगा सकता था? हे भगवान, इसका मैं क्या करूं? तुझसे और ज्यादा बात करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेवकूफ, बात को समझा कर। मैंने उस वक्त तुझसे कहा था कि मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। उस वक्त मेरा कहने का मतलब और था। मालिक, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं मेरी समझ में कैसे आएगा? कहीं ऐसा ना हो तुझे समझाते समझाते किसी दिन मैं ही सब कुछ भूल जाऊं। इतना बोलकर जमींदार ने अपनी जेब से 50-50 के 2 नोट निकालकर भोंदू को देकर कहा, अच्छा ये ले 100, 50 रुपए का दही लेकर और 50 रुपए का पनीर लेकर आ। तेरी छोटी मालकिन ने बोला है कि ताजा पनीर और ताजा दही ही लेकर आना। भोंदू 100 रुपये लेकर बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस 100 रुपए लेकर करोड़ी मल के पास आ गया। खाली हाथ आया देख करोड़ी मल के दिमाग के टावर उड़ गए और उसने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आया है? पनीर और दही क्यों नहीं लाया? मालिक, दुकान पर ये सामान लेने गया था, लेकिन ये पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया कि कौन से 50 का दही लेकर आना है और कौन से 50 का पनीर लेकर आना है। भोंदू की बात सुनकर जमींदार करोड़ी मल अपना सर पीटने लगा और चीखता हुआ बोला, अबे बेवकूफ, किसी भी 50 का पनीर ले आता और किसी भी 50 का दही। थे तो 100 रुपए ही। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तू मेरे घर आया था। अगर तू मेरी बीवी के दहेज में नहीं आता ना तो तुझे धक्के देकर मैं अपने घर से बाहर निकाल देता। करोड़ी मल के चीखने पर उसकी पत्नी मंजूरी वहां आ गई। मंजूरी एक अमीर घराने की औरत थी। अजी क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह इस बेचारे पर चिल्ला रहे हो? इसलिए इसको 50-50 के 2 नोट दिए थे दही और पनीर लाने के लिए। खाली हाथ लौटकर बोल रहा है कि किस नोट का दही लाऊं और किस नोट का पनीर। अरे तो बेचारे को बता देते ना, आपको पता है ना कितना भोला है ये। क्या? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी तिजोरी से पैसे तुमने निकाले थे?
मैं कोई चोर खानदान की लगती हूँ? तो फिर ये नया हार कहाँ से लाई? ये तो मेरी बुआ जी ने दिया है। तुम्हारी तो बुआ जी खुद हर महीने मुझसे पैसे मांग कर ले जाती हैं। उस भिखारन के पास पैसे कहाँ से आए? करोड़ी मल की बात सुनकर मंजरी आग बबूला हो गई। अपनी हद में रहो जी, मैं अपनी बुआ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। ये क्यों नहीं कहती कि तुम रोज रोज मेरी तिजोरी में से पैसे निकालती हो? मैं तुम्हारी तिजोरी से पैसे क्यों निकालूंगी? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम भोंदू से पूछ लो। मंजूरी की बात सुनकर करोड़ी मल ने गुस्से से भोंदू की ओर देखकर कहा, तुझे सब पता है, तू अपनी छोटी मालकिन के साथ हमेशा रहता है। क्या ये पैसे निकालती है या नहीं? मुझे सच बता। मैं क्या बताऊं मालिक, सच बोलूंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा, झूठ बोलूंगा तो भी फंस जाऊंगा। भोंदू की बात सुनकर करोड़ी मल सोच में पड़ गया। झूठ बोलेगा तो फंस जाएगा, सच बोलेगा तो भी फंस जाएगा। आखिर कहना क्या चाहता है रे तू? छोटी मालकिन ने कहा था कि पैसों के बारे में मालिक कोई सवाल करें तो झूठ बोल देना। आप कह रहे हैं कि सच सच बता। मैं तो फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ बताइए? जमींदार मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे प्यारे भोंदू, देख, हमेशा मेरे सामने हमेशा सच बोलना, ठीक है? समझा कि नहीं? आपकी बात बिल्कुल समझ गया। अगर आप हमारे सामने हो तब हमेशा सच ही बोलना चाहिए। हाँ, अब तू समझा। अगर तू मालिक के सामने ही झूठ बोलेगा तो तू भोंदू बेवकूफ नौकर तो कहलाता ही है, फिर झूठा नौकर भी कहलाएगा। कोई काम पर नहीं रखेगा तुझे। झूठे नौकर को सब धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, समझा? इसलिए कभी भी अपनी मालकिन को मेरी तिजोरी से पैसे निकालते देखना तो हमेशा मुझे सच बताना, क्योंकि आजकल तेरी मालकिन बहुत पैसे निकाल रही है। चिंता मत कीजिए मालिक, जब आप मेरे सामने हो तो मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। छोटी मालकिन ने पैसे निकाले थे। भोंदू की बात सुनकर जमींदार खुश हो गया और मंजूरी की ओर देखकर गुस्से से बोला, मैं जानता था मेरी तिजोरी से पैसे तुम ही निकालती हो। मगर करोड़ी मल की बात सुनकर मंजूरी उल्टी हावी होकर बोली, निकालती हूँ तो कोई जुर्म नहीं करती हूँ। पति और पत्नी का भी कुछ अलग अलग नहीं होता। तभी तभी जमींदार करोड़ी मल के मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन पर कुछ बातचीत करने के बाद उसके चेहरे का गुस्सा खुशी में बदल गया। फोन रखने के बाद वो अपनी पत्नी से बोला, मंजूरी, ध्यान से सुनो। शहर से कुछ लोग जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं। वो अपने गांव से कुछ दूर शहर के डीजीपी के रिश्तेदार हैं और साथ में डीजीपी साहब भी आएंगे। ये तो खुशी की बात है। उस जमीन का सौदा तो आपने लाखों रुपए में किया है। हाँ मंजूरी, अगर वो जमीन बिक गई तो फिर हम लोग शहर में एक बहुत अच्छी कोठी बनवाएंगे। लेकिन कहीं उन्हें ये तो नहीं पता कि वो जमीन आपने बेचारे असहाय गरीबों से झूठ बोलकर और धोखा देकर छीनी है। उन गरीब लोगों को आपने बहुत कम पैसे देकर और भारी ब्याज वसूल करके वो जमीन हड़पी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार सिर पीटते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुझे कितनी बार बताया है, दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो, तुम्हें उनके लिए अच्छे से नाश्ते पानी का इंतजाम करना है। कुछ ही देर में वो आते होंगे। कुछ ही देर के बाद जमींदार के घर दो लोगों ने प्रवेश किया। जमींदार उनकी आवभगत में जुट गया। उसकी पत्नी सज धज कर उन दोनों के सामने बैठ गई। जमींदार ने अपनी पत्नी से उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। मंजूरी, ये शहर के डीजीपी वीरेंद्र प्रसाद हैं और ये इनके रिश्तेदार मानिक चंद। यही हमारी जमीन खरीदने वाले हैं। भोंदू को बोलो कि वो चाय नाश्ता ले आए। कुछ ही देर में भोंदू चाय और नाश्ता लेकर वहां पर आ गया। डीजीपी ने करोड़ी मल को देखकर कहा, तुम्हारा नौकर तो बड़ा सीधा साधा मालूम पड़ता है, क्या नाम है इसका? करोड़ी मल के बोलने से पहले ही भोंदू बोल पड़ा, वैसे तो हमारा नाम भानु है, लेकिन लोग हमें प्यार से भोंदू कहते हैं। भोंदू की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। मानिक चंद ने गंभीर होकर करोड़ी मल से कहा, करोड़ी मल जी, मैं आपकी जमीन पर एक बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। सोचता हूँ शुगर फैक्ट्री बनने के बाद इस गांव के बहुत से लोगों को काम भी मिल जाएगा। मानिक चंद की बात पर डीजीपी वीरेंद्र प्रसाद बोले, एक बार फिर से सोच लो मानिक चंद। मैं बहुत सोच विचार के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे इस जमीन को खरीदना चाहिए। मानिक चंद, तुम शहर में पले बढ़े हो और मैं गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूं, इसलिए मैं उपजाऊ जमीन की अहमियत जानता हूं।
एक किसान के लिए उसका सब कुछ जमीन ही होती है, जिसमें वो मेहनत करके खेती करता है। उसे तुम चाहे जितना भी धन दे दो, लेकिन वो हमेशा अपनी उपजाऊ जमीन को ही प्यार करेगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। आप तो स्वयं मेरे साथ इस जमीन को खरीदने के लिए आए थे। मैं एक पुलिस वाला हूं। यहां आने से पहले मैंने जब उस जमीन के बारे में छानबीन की तो मुझे पता लगा कि उस जमीन में कुछ गड़बड़ घोटाला है। डीजीपी की बात सुनकर जमींदार करोड़ी मल का चेहरा उतर गया। वो हक्का बक्का अपनी पत्नी की ओर देखने लगा और इस बात को डीजीपी भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने करोड़ी मल की ओर देखकर कहा, करोड़ी मल साहब, मैं एक पुलिस वाला हूं। हर बात पर शक करने की मेरी आदत है। यहां आने से पहले तुम्हारे बारे में जितने भी लोगों से मैंने पूछताछ की, उन सब ने बताया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस गांव का बहुत ही शरीफ और इज्जतदार आदमी हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जमीन मेरी है। मेरे पास इसके पूरे पक्के कागजात हैं और रहा सवाल गांव के लोगों का, वो सब मुझसे जलते हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे नौकर से पूछ सकते हैं। ये भी गांव का है, देखिए कितना भोला है। ये तो आपसे झूठ नहीं बोलेगा ना? डीजीपी ने भोंदू की ओर देखकर कहा, क्या कहते हो भोंदू? क्या तुम्हारे मालिक सच बोल रहे हैं? भोंदू वास्तव में एक बेवकूफ किस्म का ही आदमी था। उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि मालिक के सामने उसे हमेशा सच ही बोलना चाहिए। भोंदू ने सीना चौड़ा करके कहा, मेरे मालिक ने मुझे यह आदेश दिया है कि जब कभी भी वो मेरे सामने हो तो मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने अपनी छोटी मालकिन के मुंह से कुछ देर पहले सुना था। ये जमीन मेरे मालिक की नहीं है, बल्कि उन गरीब लोगों की है जिनको मेरे मालिक ने बहुत कम कर्जा देकर भारी ब्याज वसूल कर उनसे जबरदस्ती छीना है। वो असहाय लोग थे, वो कुछ नहीं कर सकते। भोंदू की बात सुनकर जमींदार करोड़ी मल ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से भोंदू की ओर देखकर बोले, अरे बेवकूफ, जानता भी है तू क्या बोल रहा है? आपने ही तो कहा था कि आपके सामने मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप मुझे ही डांट रहे हो। जब मैंने छोटी मालकिन की चोरी की बात आपको बताई तब भी आपने मुझे डांटा। अरे आप लोग इस बेवकूफ नौकर की बातों पर विश्वास मत करिए, ये तो पागल है। क्या सेठ जी, अब मुझे पागल भी बोलना शुरू कर दिया? आप तो बोल रहे थे कि अगर मैं सच कहूंगा तो मुझे सब अच्छा बोलेंगे। अबे चुप कर बेवकूफ। भोंदू की बात सुनकर मानिक चंद गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। करोड़ीमल साहब, मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिरे हुए इंसान होंगे। मैं गरीबों की छीनी हुई जमीन पर कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकता। जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर डाल दूं, लेकिन कानून के हाथ मजबूर है, क्योंकि तुम्हारे पास जमीन के पक्के कागजात हैं, ये जानते हुए भी कि जमीन को तुमने उन बेचारे गरीब लोगों से छीना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि शर्म करो और सुधर जाओ। इतना कहकर मानिक चंद और डीजीपी वहां से गुस्से से चले गए और जमींदार करोड़ी मल अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अपने नौकर की बेवकूफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन साथ ही साथ उसे एक सीख भी मिली कि दूसरों की जमीन हड़पने से सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलता।